वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, बोहर मॉडल ऑफ एटम, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो हमने सोल्व करी थी। तो सेकंड लास्ट जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने देखा था कि बोहर में क्या क्या दिक्कत आई थी। बोहर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वैसे तो उसने मोस्टली स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फाइन स्ट्रक्चर मतलब जैसे आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल से फर्स्ट में आता है या फिर किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करता है, तो उसमें एक सिंगल लाइन की जगह मान लीजिए ये n=2 है और ये n=1 में आया, ये ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन आया, तो एक सिंगल लाइन ना देके वो बहुत सारी लाइन उसमें निकलती हैं। जब आप उसको हाई रेजोल्यूशन में देखते हो तो ये एक सिंगल लाइन ना होके ये मल्टीपल लाइंस होती हैं। अब मल्टीपल लाइंस को जो हमारा बोहर था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसी मॉडल को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया समरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट ने। क्या नाम बताया मेरे साइंटिस्ट का? समरफेल्ड। समरफेल्ड वो साइंटिस्ट था जिसने बोहर की कमियों को दूर करके हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को और फर्दर एक्सप्लेन किया। उसकी लाइंस की जो स्प्लिटिंग थी, एक सिंगल लाइन को 3 या 3 से ज्यादा लाइन में जब उसने स्प्लिट कर दिया, तो उसके बाद उसकी स्प्लिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आया समरफेल्ड। अब समरफेल्ड का मॉडल बोहर के मॉडल से अलग कैसे था, ये चीज देखते हैं अब। देखो, बोहर ने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये कोई एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो बोहर ने क्या बताया था कि केवल इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिटल में ही रिवॉल्व करेगा, लेकिन समरफेल्ड ने इसकी बात को गलत बता दिया। उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व ना करके इलेप्टिकल ऑर्बिटल में भी रिवॉल्व करेगा। जैसे कि मान लीजिए उसने ऑर्बिटल ऐसे बना दिया, ये ऑर्बिटल या फिर ये ऑर्बिटल या फिर ये वाला ऑर्बिटल, ये सारे ऑर्बिटल सर्कुलर नाम के कैसे हैं? इलेप्टिकल। तो समरफेल्ड ने ये बताया कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन का मतलब सिर्फ ये है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में रिवॉल्व ना करके सर्कुलर के अलावा इलेप्टिकल में भी रिवॉल्व कर सकता है। अब इलेप्टिकल ऑर्बिटल का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये बात भी समझनी पड़ेगी हमें। तो अब देखो, अब हमें पढ़ना है समरफेल्ड एक्सटेंशन। समरफेल्ड ने कोई अलग से मॉडल नहीं दिया था, जस्ट बस यह था कि बोहर मॉडल के अंदर जो एक्सटेंशन जो कमी थी उसने उसको दूर करके इसी मॉडल को उसने फर्दर एक्सटेंड कर दिया, इसलिए इसका नाम दिया गया समरफेल्ड एक्सटेंशन। बोहर मॉडल ने क्या बताया था कि ऑर्बिटल जो है वो सर्कुलर है, लेकिन समरफेल्ड ने क्या कह दिया कि सर्कुलर भी हो सकते हैं प्लस इलेप्टिकल भी हो सकते हैं, सर्कुलर प्लस इलेप्टिकल। सर्कुलर ऑर्बिटल के लिए हमें कंडीशन पता है कि केवल वही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेप्टिकल ऑर्बिटल के लिए समरफेल्ड ने क्या कंडीशन दी थी, इसको बोलते हैं क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन फॉर इलेप्टिकल ऑर्बिट्स, क्वांटम कंडीशन फॉर इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द क्वांटम कंडीशन फॉर इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो क्या कंडीशन थी, b/a = k/n। ये कंडीशन थी जो समरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, b/a = k/n। b क्या है, अब मान लीजिए मैं आपके सामने कोई एलिप्स ड्रॉ करती हूँ, इस एलिप्स के अंदर जो मेरे पास ये माइनर एक्सिस है ये तो है b, और जो ये मेजर एक्सिस है ये है a, यानी कि जो छोटे वाली एक्सिस है वो तो कौन सी है b, और बड़े वाली एक्सिस कौन सी है a। तो देखो b/a = k/n। अब इसमें k और n क्या है, k है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर और n क्या है, टोटल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कैसे बनते हैं, इस ऊपर वाले को मैं इरेज कर रही हूँ, सिर्फ इतनी ही बात ध्यान रखने की आपको।
अब देखो जो P, A, K और N है, P के तो क्या है सेमी माइनर एक्सिस, पूरी की पूरी जो छोटी एक्सिस है वो नहीं, उसकी आधी, सिर्फ यहां से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, सिर्फ इतना डिस्टेंस है D। और A क्या है सेमी मेजर एक्सिस। यहां से लेके एलिप्स के सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पूरा जो डायमीटर है इसका आधा, ये क्या है आपके पास A। K एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस K की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, K की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। N है आपके पास टोटल क्वांटम नंबर, टोटल क्वांटम नंबर। अब N की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, N की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। टोटल क्वांटम नंबर जो बना होता है किससे बना होता है, N इक्वल टू NR प्लस K। K एजीमुथल क्वांटम नंबर, NR रेडियल क्वांटम नंबर। टोटल क्वांटम नंबर जो बना होगा वो इन दोनों क्वांटम नंबर से मिलके बना होता है। ये सब आपने बीएससी या फिर एमएससी में पढ़ा हुआ है, ये नॉर्मल सी बात है। रेडियल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसके बारे में आपको अपने आप से पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताएगा, जबकि रेडियल क्वांटम नंबर जो है वो आपको उस एलिप्स की रेडियस के बारे में बताएगा, या फिर जो भी ऑर्बिट है उसकी रेडियस के बारे में बताएगा। तो इन दोनों क्वांटम नंबर को ऐड करने से आपके पास टोटल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी। आपका जो ऑर्बिट बनेगा वो सर्कुलर बनेगा या इलिप्टिकल बनेगा, सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करता है, K और N की वैल्यू पे। K और N की वैल्यू के कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिट बनते हैं या तो वो सर्कुलर बनेगा या फिर इलिप्टिकल बनेगा। अब मैं बताती हूँ K और N की वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है। ये देखो, अगर मैं K की वैल्यू ले लूँ 1 और NR की वैल्यू ले लूँ 0, पहली कंडीशन है ये, K की वैल्यू ले लो 1, NR की वैल्यू ले लो 0, तो क्या बना N इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज 1। दूसरी कंडीशन देखो, ये तो हो गई आपके N की वैल्यू 1 के लिए। अगर N की वैल्यू हमें 2 लेनी हो तो N की वैल्यू 2 किस टाइम हो सकती है, या तो NR की वैल्यू आपके पास 2 हो और K की वैल्यू 0 हो, या फिर NR की वैल्यू 1 हो और K की वैल्यू भी क्या हो 1। NR प्लस K N की वैल्यू 2 आ जाएगी, NR प्लस K N की वैल्यू 2 आएगी। इन दोनों केस पे ही आपके पास N की वैल्यू 2 आएगी। अब आपके पास कंडीशन है 3, मैं दोबारा लिखती हूँ एक बार। इन तीनों कंडीशन में मैं आपको बताती हूँ फिर सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिटल आपके पास किस किस टाइम पे बनेंगे। अगर N की वैल्यू 1 हो तो एक ही केस में हो सकती है, NR की वैल्यू जहाँ पे 0 हो और K की वैल्यू क्या हो 1। तो देखो इस कंडीशन में भी आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा, इस कंडीशन में आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा, और इस कंडीशन में भी आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट ही बनेगा। अब कैसे बनेगा ये, इन वैल्यूज को पुट करके देखो। N की वैल्यू 1 B बाई A, क्या फॉर्मूला था, B बाई A इक्वल टू K बाई N। तो B बाई A, K की वैल्यू भी 1 और N की वैल्यू भी 1, तो क्या आंसर आया B इक्वल टू A। अगर आपके पास B और A की वैल्यू बराबर है, यानी कि दोनों एक्सिस आपके पास बराबर है, तो कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा। दूसरी देखो सेकंड कंडीशन, N इक्वल टू 2 में NR की वैल्यू 2 K की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे आपके पास K की वैल्यू N की वैल्यू से अलग है। तो B बाई A इक्वल टू NR की वैल्यू 2 K की वैल्यू 0, तो K की वैल्यू 0 और N की वैल्यू 2। तो इस केस में B और A आपके पास बराबर नहीं आए। सेकंड में देखो NR की वैल्यू 1 K की वैल्यू 1, तो B बाई A इक्वल टू K बाई N करना है हमको, ये कंडीशन आ गई। तो जिस केस पे आपके पास B और A की वैल्यू सेम नहीं आती, उस केस में आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा, और जिस केस में B और A की वैल्यू बराबर आ गई उस केस में आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा। अब इस चीज से आपको एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बनेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट भी बनेंगे। लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिटल के केस में भी, इलिप्टिकल हो चाहे सर्कुलर हो, दोनों केस में N की वैल्यू तो सेम ही है।
चाहे आप इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल ले रहे हो या फिर आप सर्कुलर ऑर्बिट ले रहे हो, दोनों केस में n की वैल्यू बराबर है। n मतलब टोटल क्वांटम नंबर। अगर टोटल क्वांटम नंबर की वैल्यू बराबर है दोनों केस में, तो एनर्जी की वैल्यू तो सेम ही रहनी चाहिए। समझ में आया जो बात मैंने कही है अभी? देखो, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1। अगर n की वैल्यू 2 से n की वैल्यू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो एनर्जी तो वही सेम रहेगी। इस n की वैल्यू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जब n की वैल्यू सेम है, आप सिर्फ nr या k की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, n की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही। n मिलके बना हुआ है ना, nr और k से मिलके ही ये बना हुआ है, nr और k से मिलके ही ये बना हुआ है। चाहे ऑर्बिटल आपके पास इलेप्टिकल हो चाहे सर्कुलर हो, सिर्फ यही दोनों वैल्यू चेंज हो रही है। n की वैल्यू पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर n की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू में भी फर्क नहीं पड़ा। एनर्जी की वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। अगर इसमें -3.4 है तो चाहे nr की वैल्यू 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, k की वैल्यू 1 हो या 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि n की वैल्यू 2 फिक्स रहेगी। अगर n की वैल्यू 2 फिक्स है तो -3.4 से जब -13.6 में ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी का जो डिफरेंस है -10.2 वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। अगर एनर्जी का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब जो फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। एनर्जी का ट्रांजिशन एक ही है, एक ही लाइन दिखाई दे रही है, तो फाइन स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? तो समरफेल्ड ने एक बात तो एक्सप्लेन कर दी, सर्कुलर ना होके जो आपके ऑर्बिट हैं वो इलेप्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन फाइन स्ट्रक्चर को वो अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसमें अभी भी कुछ कमी थी जो कि वो बोहर मॉडल के थ्रू या फिर अपने एक्सटेंशन के थ्रू भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो आगे फर्दर चेंज लेके आया, वो देखते हैं क्या, जिसकी वजह से वो फाइन स्ट्रक्चर को समझा पाएगा। तो जो भी बातें मैंने आपको समझाई, एक बार उन सबका हम रिकैप ले लेते हैं, उनकी समरी से बनाते हैं, ठीक है? जो मैं बोर्ड पे लिखी हूँ उसको ध्यान से देखना एक बार। 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, r and k। nr क्या है? रेडियल क्वांटम नंबर। k क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। we have same value of n। जो हमने क्वांटम कंडीशन पढ़ी थी इलेप्टिकल ऑर्बिटल के लिए, ये उसकी समरी है एक तरह से। nr और k की अलग अलग वैल्यू के कारण भी हमारे पास सेम वैल्यू आई किसकी? टोटल क्वांटम नंबर n की। सो डेस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के अलावा, डेस्पाइट ऑफ डिफरेंट पाथ्स। अगर आपके पास एक कंडीशन में इलेप्टिकल ऑर्बिटल बन रहा है, एक कंडीशन में सर्कुलर बन रहा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पाथ अलग अलग हो गए। सो डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट पाथ्स टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, बेशक इलेक्ट्रॉन ने अलग अलग पाथ लिए हैं, द ट्रांजिशन एनर्जी will be same। Hence there will be no doublets or triplets। Hence there will be no doublets or triplets। ये देखो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। मान लेते हो इस केस में मेरे पास ऑर्बिटल था जब वो सर्कुलर था, ठीक है? यहाँ भी मैं सेम बनाती हूँ, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, लेकिन इस केस में मान लेती हूँ इलेप्टिकल ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाते हैं। ट्रांजिशन हुआ n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में। इस केस में भी ट्रांजिशन हुआ n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में। पूरी लाइन को पढ़ के देखो, n, r और k की वैल्यू दोनों केस में अलग अलग थी। सर्कुलर कंडीशन है तो n, r और k अलग होगा, इलेप्टिकल कंडीशन है तो n, r और k की वैल्यू अलग होगी। लेकिन n, r और k की अलग वैल्यू होने के बावजूद भी n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, टोटल क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। अगर n की वैल्यू सेम है तो एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सर्कुलर ऑर्बिटल होगा तो भी एक ही लाइन दिखेगी,
इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल होगा तो भी एक ही लाइन दिखेगी। इस लाइन की कोई भी स्प्लिट लेंस, कोई भी फाइन एनर्जी स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो समरफेल्ड जो साइंटिस्ट था वो भी इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाया कि इन दोनों को मैं कैसे अलग अलग एक्सप्लेन करूँ। इसलिए उसने ये देखा कि इस फॉर्मूले से तो कामयाब हुआ नहीं। अब उसने जो एनर्जी का फॉर्मूला था, उस एनर्जी के फॉर्मूले में उसने एनआर और के को अलग अलग ऐड किया। बोहर ने जब मॉडल दिया था तो उसने एनआर और के की वैल्यू नहीं थी, उसमें केवल एन था, टोटल क्वांटम नंबर था। लेकिन जब समरफेल्ड अपना फॉर्मूला देगा एनर्जी का तो उसमें वो एनआर और के को इंक्लूड करके देगा। एनआर और के अगर उसमें इंक्लूड हो गए तो एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। तो अब हम समरफेल्ड का एक्सटेंशन देखते हैं एनर्जी के फॉर्मूले में। तो समरफेल्ड ने अपनी एनर्जी में जो चेंज किए, यहाँ देखो पीछे क्या लिखा हुआ है। ये जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, आप इसको दो टर्म में याद करके पढ़ो। ये टर्म है आपकी फर्स्ट, ये टर्म है आपकी सेकेंड। तो जब इसको दो टर्म में इसको तोड़ के पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से याद होगा। हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, समरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। खाली करेक्शन नहीं, रिलेटिविस्टिक। ये कौन सा इफेक्ट है? एक आपके पास पहले सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट थे, अब कौन से हैं? सर्कुलर प्लस इलेप्टिकल दोनों हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में भी रिवॉल्व कर रहा है और इलिप्स में भी रिवॉल्व कर रहा है। तो उन दोनों के रिलेटिविस्टिक मोशन की वजह से जो चेंज हुआ एनर्जी में, वो एनर्जी यहाँ पे लिखी हुई है। तो खाली करेक्शन नहीं, रिलेटिविस्टिक करेक्शन। समरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के बाद जो एनर्जी की में चेंज आया वो किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो यहाँ तक का जो फॉर्मूला है, सिर्फ ये टर्म फर्स्ट टर्म माइनस आर यूनिटी जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, ये टर्म आपकी सिर्फ बोहर मॉडल में थी। बोहर मॉडल के बाद समरफेल्ड ने जो ऐड किया वो टर्म ऐड की उसने ये आर इंफिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड फोर एन क्यूब 1/k माइनस 3/4n, ये टर्म किसने ऐड की? समरफेल्ड ने। इधर देखो ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है ये n और k दोनों की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। समरफेल्ड ने n के साथ साथ क्या ऐड कर दिया? k की वैल्यू भी ऐड कर दी। अगर k की वैल्यू उसने ऐड करी है, मतलब अगर ऑर्बिटल एलिप्स से सर्कुलर में चेंज होगा या फिर सर्कल से एलिप्स में चेंज होगा तो एनर्जी की वैल्यू भी कुछ ना कुछ चेंज होगी। इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन एनर्जी। रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म इन एनर्जी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से पता लगेगा हमें कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को कैसे एक्सप्लेन किया गया। अगर एलिप्स आ गया, एलिप्स में आपके पास k की वैल्यू है, n की वैल्यू अलग है, इसमें सिर्फ nn की वैल्यू थी, तो इसकी हेल्प से आप केवल उसका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाते थे, लेकिन k की हेल्प से आप हाइड्रोजन एटम का फाइन स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आपके पास k की वैल्यू है, मतलब n = 2 से n = 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू भी स्पेसिफिक होगी, k की वैल्यू 0 है या फिर 1 है। k की वैल्यू 0 होगी तो कुछ अलग लाइंस आएंगी आपके पास, k की वैल्यू 1 होगी तो कुछ अलग तरह की लाइंस आएंगी। तो k की वैल्यू की डिपेंडेंसी की वजह से समरफेल्ड जो साइंटिस्ट थे वो बोहर मॉडल को आगे फर्दर एक्सटेंड करके इस फाइन स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे थे। पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी उसमें सिर्फ ये था सर्कुलर और इलेप्टिकल दो ऑर्बिट होंगे, लेकिन जब एनर्जी के फॉर्मूले को भी एक्सटेंड कर दिया गया उसमें भी n, r और k की वैल्यू ऐड कर दी गई, तो समरफेल्ड जो थे वो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने में भी कामयाब रहे थे। इसमें देखो एक टर्म लिखी हुई है अल्फा। अल्फा अल्फा क्या है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? c/137। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है समरफेल्ड ने जो एनर्जी का करेक्शन दिया उसके अंदर आपका फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या है? तो अल्फा जो है वो है आपका फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है c/137। ये भी पूछ सकते हैं उसकी डायमेंशन क्या है, तो अल्फा की कोई डायमेंशन नहीं है, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये आपके पास पूरा मॉडल। पहले मैंने आपको बोहर मॉडल पढ़ाया पहली वीडियो में, सेकेंड वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की, उसकी शॉर्टकमिंग पढ़ी। अब जो ये तीसरी या चौथी वीडियो आपके पास आई है, इस वीडियो में हमने पढ़ा है बोहर मॉडल को आगे फर्दर एक्सटेंड करके समरफेल्ड ने उसकी कमियों को कैसे दूर किया। तो ये थे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपके नेट गेट जेस्ट में पूछी जाती हैं। प्रॉब्लम मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करवा दी थी। नेक्स्ट जो वीडियो हम
लेके आएंगे, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे LS और JJ कपलिंग। उसमें से 110% क्वेश्चन आता ही आता है, तो उस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है और देखना है। इस वीडियो के जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए डिस्कस, उनसे रिलेटेड और प्रॉब्लम आप सोल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।